हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है द मालदीव द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंटरनेशनल रिलेशन के पार्ट इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। इसे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड इंडिया और मालदीव का रिलेशन। अभी जो नए प्रेसिडेंट वहां के बने इलेक्ट हुए हैं, उनके आने के बाद क्या फर्क हो सकता है और जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका क्या इंडिया के लिए टेक रहेगा और क्यों वो इलेक्शन जीते हैं और जो पहले प्रेसिडेंट थे वो हार गए, रीजंस क्या थे, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो क्या चाहते हैं अपने प्रेसिडेंट से। इन सारी चीजों के बाद जो ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट होगा, प्रेसिडेंट का जो बेंड होगा, किस कंट्री के साइड जाएगा, उसके ये अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। मालदीव साउथ एशिया का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा नेशन स्टेट है और ये क्लियर सिग्नल दे रहा है अपने लेटेस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से कि डेमोक्रेसी थ्राइव कर रही है। मालदीव में फिर से एक फ्री और फेयर इलेक्शन हुआ जो एनहांस कर दिया कंट्री की इंटरनेशनल प्रेस्टीज को। वोटर्स का कंसर्न क्या था, स्पेशली जो यंग वोटर्स थे, इकोनॉमिक वेलबींग, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग इम्प्रूवमेंट, जो उन्हें जरूरत है टूरिज्म इंडस्ट्री की, एजुकेशन, हेल्थ केयर की। क्योंकि कोई भी वोटर अगर इलेक्शन दे रहा है तो उनके कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं लीडर से, जिसको वो दिमाग में रखते हुए इलेक्शन में अपना वोट कास्ट करता है पर्टिकुलर लीडर को। इस वजह से ये इलेक्शन एक फुटबॉल मैच की तरह पोर्ट्रे करता है। ऐसे वेस्टर्न एजेंसीज, न्यूज एजेंसीज हैं, उसमें ऐसा आ रहा है कि इंडिया और चाइना का ये एक फुटबॉल मैच की तरह है और जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि इंडिया उसमें हार गया है। एक तरीके का बिट्रेयल दिखा रहे हैं, लेकिन ये सब बेकार की बातें हैं। लकीली अगर देखें तो पीपल ऑफ मालदीव बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस कंट्री के साथ उनको अपना रिलेशन बेहतर रखना है। अगर ओल्ड इराक की बात करें, मौमून अब्दुल कय्यूम रूल कर रहे थे एज ए प्रेसिडेंट फ्रॉम 1978 टू 2008। 20 इयर्स का इनका टाइम स्पेंड था और एक यहीं से एक रास्ता आया मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का अंडर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। मोहम्मद नशीद आए, एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी है इनकी, लेकिन बहुत अनप्रेडिक्टेबल लीडर है और ये ऐसे लीडर बने जो डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो 5 ईयर टर्म था वो कंप्लीट नहीं कर पाए और फिर उसके बाद उन्हें शेयर करना पड़ा अपना पावर मोहम्मद वहीद हसन से। अब्दुल्ला यमीन प्रो चाइना प्रेसिडेंट थे। अब तक के जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं मालदीव्स के, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रो चाइना प्रेसिडेंट आए हैं वो अब्दुल्ला यमीन थे और इन्होंने अपना फुल टाइम सर्व किया फ्रॉम 2013 टू 18। और इसके बाद इब्राहिम मोहम्मद सोली आए और ये कैंडिडेट थे मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP के और ये आर्किटेक्ट भी रहे इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के। और इनका जो टाइम ड्यूरेशन रहा 2018 से अब तक, और अभी इस लेटेस्ट इलेक्शन में ये हार गए और अपनी प्रेसिडेंसी हैंड ओवर कर दी। अभी जो क्लियर विनर है मोहम्मद मोइज्जू को, और जो कि इनके ऑपोजिशन कैंडिडेट थे। और इन्होंने जो अपनी रूलिंग पार्टी बनाई है वो अलायंस के थ्रू प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स एंड पीपल्स नेशनल कांग्रेस, इन दोनों के कोलिशन से इनकी गवर्नमेंट बनी है। और ये मेयर ऑफ कैपिटल सिटी माले रहे हैं और मिस्टर मोइज्जू शपथ लेंगे एज ए न्यू प्रेसिडेंट अगले महीने। अभी जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं उनकी तारीफ कर सकते हैं। उनका जो ऑफिस, उनका टेन्योर था उस वक्त पर डिफिकल्ट पीरियड भी रहा था क्योंकि कोविड-19 था, यूक्रेन वॉर था, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन था जो अफेक्ट कर रहा था पूरी कंट्रीज को, पूरे वर्ल्ड में, और मालदीव्स को भी। तो फिर सोली हारे क्यों? इसका मतलब ये है कि अब तक मालदीव्स में रिकॉर्ड रहा है कि जो वहां पर एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं वो री इलेक्ट होकर मालदीव्स में फिर से नहीं आए और लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास इतनी पावर है और उनके पास वेपन ऑफ डेमोक्रेसी है कि वो जिसे चाहे लेकर आ सकते हैं और जिसे चाहे हटा सकते हैं। और दूसरा रीजन है, ऐसा लगता है कि सर्टेनिटी ऑफ कोर्स इनएविटेबल है अगर जब रूलिंग MDP पार्टी स्प्लिट करेगी और मिस्टर नशीद एग्जिट करेंगे। मिस्टर सोली का जो अटैचमेंट है प्रेसिडेंशियल चेयर वो क्लैश करता है मिस्टर नशीद के ओवरवेलमिंग एम्बिशन से। किसी भी तरीके की रिकंसिलिएशन की गुंजाइश तो अभी नहीं दिख रही है, आगे भी नहीं दिख रही है जिस तरीके से रिजल्ट आया है। मिस्टर सोली सेम मार्जिन से हारे थे, अबाउट 8% ऑफ द वोट सेकेंड राउंड में। और वहीं पे जब मिस्टर
नशीद स्कोर किए थे जैसा कि वो फर्स्ट राउंड में। तो अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो मोर और लेस सेम ही रिस्पॉन्स रहा है लोगों का। थर्ड, पहले के लोगों का ऐसा बिलीव था कि मिस्टर नशीद एक गुड कम्युनिकेटर हैं, एक्सीलेंस है उनके अंदर, लेकिन आज के वक्त पे शायद वो चला गया है और एमडीपी अब इफेक्टिवली काउंटर नहीं कर पाएगा किसी भी तरीके के डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो लॉन्च किया था उनके ऑपोजिशन अलायंस ने, और वो अननेसेसरी था क्योंकि वहां पे बात थी जियोपॉलिटिक्स इश्यूज थे और डोमेस्टिक कैंपेन में उसको लेकर आए थे। लेकिन पॉलिटिक्स परसेप्शन की अगर बात करें तो मिस्टर नशीद का डिपार्चर रूलिंग पार्टी को समझ लीजिए कि वो अपनी मदरबोर्ड को खो दिए हैं, क्योंकि मिस्टर नशीद के हारने जैसे हालात नहीं लग रहे थे, क्योंकि उनका काम भी काफी अच्छा रहा था। इलेक्शन रिजल्ट ट्रिगर किया वहां पे रैपिड डेवलपमेंट। प्रेसिडेंट इलेक्टेड, अभी जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए मोइजू, उन्होंने प्रेसिडेंट सोली के साथ अग्रीमेंट किया कि वो शिफ्ट करें पहले जो प्रेसिडेंट रहे थे यमीन, उनको प्रिजन से हटाकर हाउस अरेस्ट में कर दिया जाए। मिस्टर यमीन एक लंबे टाइम से जेल में है, 11 इयर्स करप्शन के लिए, और ऐसा माना जाता है कि मिस्टर मोइजू के मेंटोर हैं मिस्टर यमीन। फर्स्ट फेसेट जो रहेगा मालदीवियन पॉलिटिक्स का, अब वो देखने का है कि टाइप ऑफ डायनेमिक कैसे बनते हैं, किस तरीके के इन लोगों में रिलेशन डेवलप होते हैं ये दोनों प्रेसिडेंट के बीच में, मिस्टर सोली एंड मिस्टर मोइजू। पॉलिटिकल कंपल्शन ऑपरेट करा बिगिनिंग में, लेकिन आज के वक्त पे लॉजिक ऑफ पावर और मैजिक ऑफ प्रेसिडेंसी वर्क करता है, और ये कहीं पे भी किसी भी कंट्री पे ये फैक्ट फिट बैठ जाता है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है मेयर ऑफ माले जो कि मोइजू हैं कि वो जल्द ही इस बात को सोचेंगे और एक प्रेसिडेंट की तरह अपने आप को दिखाएंगे, और वो कॉन्शियस रहेंगे जो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है लोगों की और उनकी जो रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हो सकता है ऐसा कि वो फोकस करें अपनी डोमेस्टिक प्रायोरिटीज ऑफ डेवलपमेंट को ज्यादा, और फॉरेन पॉलिसी से मैक्सिमम वो फायदा उठाएं और प्रोमोट करें अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को। अगर एक्सटर्नल रिलेशंस की बात करें तो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की एटलीस्ट 3 चॉइसेस तो होंगी। पहला कि वो रिवर्ट करें इंडिया आउट कैंपेन को जो फॉर्मर प्रेसिडेंट यमीन ने किया था, मतलब इंडिया से जो इनका रिलेशन था वो खराब होते जा रहा था, इंडिया को बाहर करना, और वो कंटिन्यू करेंगे इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को अभी के जो प्रेसिडेंट है वो, और इनोवेट करेंगे कैलिब्रेटेड पॉलिसी जो अलाउ करेगा बैलेंसिंग ऑफ रिलेशन विद की पार्टनर्स स्पेशली चाइना एंड इंडिया। चाइना इंडिया मालदीव्स के लिए की पार्टनर इस वजह से भी हो जाते हैं कि जो इनकी नेबरिंग कंट्रीज उसमें 2 नेशंस ऐसे हैं जो जिनका पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों में बहुत ज्यादा से है, उनकी स्ट्रेंथ है उसमें, इंडिया और चाइना। तो इन दोनों ही कंट्री से एक अच्छा रिलेशन, एक बैलेंस करके रिलेशन बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मालदीव्स के लिए। अब दुनिया बदल रही है, मिस्टर यमीन का जब वक्त था तो वो अलग था, आज का वक्त अलग है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मालदीव्स ने एक्सेप्ट कर लिया था, इसके पहले वाले जो प्रेसिडेंट का टाइम ड्यूरेशन था उसमें उनकी लीडरशिप में, लेकिन अब वो तो ट्रबल में आ गया क्योंकि अभी जो प्रेसिडेंट आए उनका अलग स्टैंड होगा, तो बीआरआई का फिर क्या होगा। श्रीलंका फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो गया था इंडिया के साथ, उस वक्त पर मालदीव्स ने हेल्प लिया था काफी। अगर इस्लामिस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें जो मालदीव्स में है, वो फ्रेंडली नहीं है इंडिया के साथ, इसमें कोई डाउट करने वाली बात भी नहीं कि ये इक्वेशन जो है वो चेंज होगा इंडिया और गल्फ स्टेट के साथ। और ये रिफ्लेक्ट होता है इस बात में भी कि वेस्ट एशिया का कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं रहा है पाकिस्तान में, जो कि बैंकरप्ट हो चुका है, घटते हुए इंटरेस्ट में, और ये चीज रिफ्लेक्ट होती है वेस्ट एशिया का जिस तरीके से इंटरेस्ट लूज हो रहा है बैंकरप्ट पाकिस्तान में, जो लंबे टाइम पे नर्चर कर रहा था एक्सट्रीमिज्म मालदीव्स में और हार्डली प्रोवाइड करता था सिंपैथी आइलैंड स्टेट में। अगर इंडिया की बात करें, अब इंडिया के लिए ये प्रेसिडेंट चेंज होने पर इंडिया के रिलेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा वो देखते हैं। तो ये इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन कहाँ तक जाएंगे, तो इंडिया और मालदीव्स के बारे में हमारा जो रिलेशन क्या होगा वो यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो अभी
एज ए वे फॉरवर्ड भी देख सकते हैं, सजेशंस भी देख सकते हैं। इंडिया के लिए नेक्स्ट फेज क्या है? रीजनल डिप्लोमेसी। और ये इस बात को कबूलते भी हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इंडिया के पास इनफ एसेट्स हैं, अचीवमेंट्स हैं और वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस काफी हाई है। अगर लोगों के लेवल पे देखें तो एक पॉजिटिव माइंडसेट प्रिवेल करता है इंडिया की तरफ। तो मालदीव्स के लोग इंडिया के लिए एक अच्छी पॉजिटिव सोच रखते हैं। अगर इंडिया एक्सटेंसिव डेवलपमेंट वर्क कराता है वहाँ पे और छोटी छोटी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाता है, और कुछ ऐसे वर्क्स भी हैं जो कंप्लीट हुए हैं, लाइक बिल्डिंग ऑफ कम्युनिटी सेंटर, चिल्ड्रन पार्क्स, स्टूडेंट फेरीज बिटवीन आइलैंड्स, तो ये इंडिया के लिए काफी अच्छा होगा। और थाउजेंड्स ऑफ मालदीवियन यूथ इंडिया आते हैं ट्रेनिंग के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए लास्ट 5 ईयर्स से। इंडिया एक मेजर सोर्स है मालदीव्स के लिए। टूरिज्म, इंपोर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट जीलसली नर्चर, और इंडिया का रोल रहा है एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह हमेशा, और इमरजेंसी जब भी स्ट्राइक करती है मालदीव्स को, तब ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया मालदीव्स के लिए एक गॉडफादर की तरह है, कि जब भी इनका काम कुछ नहीं होता है तो वो हमेशा इंडिया से हेल्प मांगते हैं और इंडिया हमेशा मालदीव्स की हेल्प करता है। लेकिन और कुछ भी कर सकते हैं हम, और इसे कंसीडर भी करना चाहिए। फर्स्ट, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कंप्राइजिंग इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशियस, बांग्लादेश, सिशलीज, इसे स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि एक टेंजिबल आउटकम आ पाए मैरीटाइम सिक्योरिटी डेवलपमेंट में, जो हम ब्लू इकोनॉमी का ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। ब्लू इकोनॉमी का मतलब हुआ जो हम सी से इकोनॉमी डेवलप करना चाहते हैं, सी एंड ओशन का यूज करके। अगर हम बोल्डली री इमेजिन करें पोस्ट साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन साउथ एशिया, तो न्यू दिल्ली को क्रिएट करना चाहिए एक बेसिस और बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक, वो इन्वाइट करे मालदीव को एज ए ऑब्जर्वर नेक्स्ट समिट में। फाइनली लॉन्ग नीड है एडिशनल रिसोर्स की, ताकि इंडिया की स्ट्रैटेजी कम्युनिटी एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटर इंटरेस्ट लें स्मॉल बट वाइटल नेबर, और ब्रिज जो है और जो गैप है उसको फुलफिल करें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट से। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।